अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं आपकी दोस्त महनाज शफी खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के शुमार में। नाजरीन, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका वर्क फोर्स का है। जी हाँ नाजरीन, उसमें तकरीबन हर साल 1.25 करोड़ से ज़्यादा नौजवान जुड़ जाते हैं। ऐसे में इन नौजवानों की मुश्किल रोज़गार कमाने में होती है। जी हाँ नाजरीन, लेकिन वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज, स्कीम्स, इंस्टीट्यूट सामने आते हैं इनकी इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है JKEDI। जी हाँ नाजरीन, आज के शुमारे में बात होगी JKEDI की, कैसे ये हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप को मदद कर रहा है, क्या स्कीम्स हैं इनमें, कैसे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है EDI। इस शुमारे में बात करने के लिए तशरीफ फरमा है एक्सपर्ट और चंद दोस्त। नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल परे, जो कि डायरेक्टर है EDI पापोर। सर खैर मकदम है प्रोग्राम में। हमारा साथ देंगे सैयद ताहा, जो कि एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, इनका अपना एक डायरी फार्म चल रहा है। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है शफी वागे, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, इनका डेयरी फार्म चल रहा है। और साथ देंगे हमारा रमीज मखदूमी, जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट है। तो नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या है JKEDI और कैसे ये मदद कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में? देखिए, आपने खुद कहा कि जो बेरोज़गारी का जो मसला है, जो हमारे नौजवान का जो एक तबका है, सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए है रोज़गार कमाना। जी। तो 2004 में स्टेट गवर्नमेंट ने JKEDI का वजूद अमल में लाया। इनफैक्ट ये पहले ही शुरू था लेकिन काम नहीं करता था, तो 2004 से हमने शुरू किया ये EDI। और फिर 2009 से 2009 तक हम 10 तक हम ये सिर्फ एक ट्रेनिंग देते थे बच्चों की, नौजवानों की। जी सर। और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएं और वहाँ से काम शुरू करने के लिए पैसा हासिल करें बैंकों से। लेकिन फिर हमको ये पता चला कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी दिक्कतें हैं, वो मदद नहीं कर पाते हैं नौजवानों की, क्योंकि उनके पास तजुर्बा नहीं होता है, उन रिस्क परसेप्शन ज़्यादा होता है। जी। तो फिर उस वक्त की गवर्नमेंट ने 2010 में एक नई स्कीम, जिसका नाम है शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ, तो वो स्कीम लाई। तो उस स्कीम का एक कंपोनेंट था सीड कैपिटल फंड स्कीम। जी। उस स्कीम के तहत हम जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं उनको बैंकों में लोन हासिल करने के लिए सीड मनी हम देते हैं। EDI जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है। मतलब इसका ये होता है कि अगर मनी इंटरेस्ट फ्री होती है क्या? नहीं, मैं बताऊं मतलब ये होता है कि जब हम बैंक के पास जाते हैं कोई काम, इसलिए कि हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो हमको लोन दो, तो बैंक कहता है कि आपका अपना स्टेक क्या है, अपना मार्जिन मनी क्या है। क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया होता है लेकिन उनके पास पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा, उस वक्त की गवर्नमेंट ने, कि हम जो पैसा माँ बाप को देना होता है अपने बच्चों के लिए वो अब सरकार देगी, और ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं करना होता है। लेकिन इसका जो ताल्लुक है, इसका जो मकदार है, इसका जो क्वांटम है, वो तय होता है कि बच्चे की क्वालिफिकेशन कितनी है। उस वक्त जो शुरू में था कि जो अगर कोई ग्रेजुएट था या 10+2 था तो उसको हम 3 लाख सीड मनी देते थे, मार्जिन मनी जो फ्री में होता है, और बाकी जो 5 लाख है, जो जितना भी उसका लोन अमाउंट है वो तो हालांकि 35% है, और बाकी लोन अमाउंट मिलता था बैंक से। तो इसके लिए अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है उसको हम 5 लाख देते थे। अगर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, सपोर्ट डिपेंड करता है एजुकेशन कैसी है। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या प्रोफेशनल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA वाला कोई, तो उसको हम 7.5 लाख रुपए देते थे। ये रकम जो बनती है ये बनती है 35% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका 10 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो हम आपको 3 लाख देंगे, 7 लाख में से 5 लाख और कुछ पैसा देगा बैंक, और खुद अपना पैसे भी डालना है 35%। तो इस हिसाब से स्कीम चलती रही 2018 तक, आज तक। तो आज इसमें एक तवसी की गई है।
اب اس میں اس کا بڑھایا گیا ہے. جو آج کی گورنمنٹ نے پچھلے اپریل میں ہی ایک فیصلہ لیا کہ جو ہمارے پاس 10+2 گریجویٹ کو ہم ایک ہی 3 لاکھ دیتے تھے, لیکن اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 10+2 والے کو 3 کے بجائے 4 لاکھ دیں گے, اور اگر کوئی گریجویٹ ہے اس کو ہم 5 لاکھ دے دیں گے سیٹ میں نہیں, اور اگر کوئی پوسٹ گریجویٹ ہوگا اس کو ہم 5 لاکھ کے بجائے 6.5 لاکھ دیں گے, اور اگر کوئی انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, پروفیشنل گریجویٹ ہے, اس کو ہم 10 لاکھ دیں گے. لیکن شرط ایک ہے اس میں بھی کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر جو پروفیشنل گریجویٹ ہے, اگر وہ یہ ایکٹیویٹی اس کی جو ہے وہ وہی ریلیٹ کرتے ہیں اس کے سبجیکٹ سے, تب ملے گا اس کو 10 لاکھ. ادروائز ہی نارمل گریجویٹ اس کو وہی ملتا ہے. یہ شروع آگے اور بات کریں گے. تو تاہا میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ کا ڈیری فارم چل رہا ہے, تو کیسے اس کی شروعات ہوئی, کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا EDI کے ساتھ جڑنے کا, JK EDI کے ساتھ؟ جی ایکسپیرینس جیسے کہ پارے صاحب نے کہا کہ وہاں ہم نے انرولمنٹ کی, اس کے بعد فنانس ہوا, اس کے بعد سیڈ کیپٹل کا ڈسبرسمنٹ ہوا, بینکنگ فنانس کا ڈسبرسمنٹ ہوا, اور پھر اسٹیبلش ہوا. لیکن اس میں میرے کچھ تھوڑے سے کچھ کانٹراڈکشنز ہیں میرے ذہن میں, جو کہ یہ ہیں جیسے پارے صاحب نے ابھی کہا کہ ہم گریجویٹس کو 3 لاکھ دیتے ہیں, پوسٹ گریجویٹس کو 5 لاکھ دیتے ہیں ایسے. لیکن گورنمنٹ کو اس میں ایک چیز ہے, ان ریٹرن فار دیٹ گورنمنٹ ہم سے ایک ایفیڈیوٹ لیتی ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب نہیں کریں گے اسٹیٹ میں. جی تو وہ اس میں تھوڑا یہ ہونا چاہیے, ریٹرن ہونا چاہیے. جی یہی سوال میں سر سے لینا چاہوں, سر ایسا کیوں ہے؟ نہیں ایسا بات یہ ہے, بیسیکلی اٹ دا لیول آف کمٹمنٹ. یہ انسان کی انٹرسٹ کا سوال ہے کہ اگر آپ انٹرپرینورشپ کرنا چاہتے ہیں دین یو کی ناٹ تھنک آف, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سرکاری نوکری کرنی چاہیے, آپ ایک کام میں جڑ گئے. لیکن ہم یہ ایفیڈیوٹ یہ نہیں لیتے ہیں کہ آپ سرکاری نوکری نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سرکاری نوکری کی آپ نے تو اس وقت آپ کو یہ پیسہ ہم کو واپس دینا پڑے گا along with interest, تاکہ ہم دوسرے بچے کو دیں جو اس کا حقدار ہے, جو چاہتا ہے. لیکن سر یہاں پہ ایک بات آتی ہے, اگر وہ جیسے تاہا نے بات کی, تو اگر بزنس لاس میں چلا جاتا ہے تو وہ کیسے, اس کے پاس تو آپشن ہی نہیں رہتا اگر اس کے پاس گورنمنٹ جاب آئے گا. دیکھیے یہاں پر جو بزنس, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتی ہے. 2014 میں سیلاب آیا, 2016 میں انٹرسٹ ہوا, یہاں پر بہت سارے یونٹس ایسے ہیں جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پر ہمارے یہ شفیع صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جو اس کا جو کمٹمنٹ ہے, اس کا جو ڈیڈیکیشن ہے, اس کا جو پیشن ہے اس کام کے لیے, اس پیشن کو لیتے ہوئے اس نے ہار نہیں مانی. اس نے مطلب اس کا جو 2016 میں اس کا بہت سارا جو دودھ تھا جو اس نے مطلب جو بیچا تھا, یہ کیونکہ ہڑتال تھی, ٹرانسپورٹ کا موومنٹ نہیں ہوتا تھا, تو اس کو پھینکنا پڑا, وہ ضائع ہوا, کوئی لینے والا نہیں تھا. لیکن پھر بھی اس نے ہمت دکھائی, حوصلہ دکھایا اور چلتا رہا. حالانکہ دقتیں ہو گئی, پریشانی ہو گئی, لیکن کامیاب ہے یہ, بہت ہی اچھا کامیاب. لیکن ہاں اس کے علاوہ میں یہ جاری, اگر کسی بچے کو کوئی دقت ہوتی ہے, مطلب جو اس کی اپنی کریشن نہیں ہوتی ہے, تو وہاں پر ہم مدد کرتے ہیں. جہاں پر وہ خود ذمہ دار ہے تو وہاں پر ہم مدد نہیں کر پائیں گے, بلکہ اس سے تکلیف ہی ہوتی ہے اس کو, کیونکہ اس کو پیسہ بھی واپس کرنا پڑتا ہے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ لیول آف کمٹمنٹ کی بات ہے. جی شفیع صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں سر نے جو تاہا کی اس کا آنسر کرا؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار کرنا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پارے صاحب جو میرے ڈائریکٹر رہے اور ابھی بھی ہے, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک لیڈر, ون ہو وانٹ ٹو بیکم دا لیڈر, جو اب کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے اس کے پاس ویژن ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. اب اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے, اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے اس کو اپنے اندر اپنے آپ بالکل انٹروسپیکٹ کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے میں یہ ابھی ان سے بات سے بالکل واقف ہوں. انہوں نے کہا کہ ابھی جو نئی اسکیم لانچ ہو گئی ہے, جنہوں نے ان کے کہنے پہ میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے گریجویٹ کو رکھا ہے 6 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, اور جو 10+2 ہے ان کو رکھا ہے 4 لاکھ روپے. ہماری میں نے جب ڈیری فارم کھولا, میں اپنی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, کافی زیادہ ضرورت مندی سے میں نے کام کیا اور کافی زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ میں نے کام کیا. میرے گھر میں مطلب جو میری پریوار ہے, چھوٹی پریوار ہے, اس میں نے اپنے ماں باپ, وہ بھائی ہے, سب کو میں نے اسی پہ ایڈجسٹ کیا. لیکن اس دوران جب حالات خراب ہو گئے تو اب وہ تو ہمارا قصور نہیں ہے, وہ تو زمانہ ہی, وہ تو ڈیفالٹ, وہ تو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. اب اس کا تو اپنے ڈائریکٹر صاحب کے اوپر قصور نہیں چڑھاتے. لیکن ڈائریکٹر صاحب سے میری ایک شکایت ہے کہ بینک, J&K بینک
J&K बैंक का कहना है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट तो उनकी ओर से मिला है, जैसे सर ने फरमाया। हाँ, जैसे सर ने फरमाया। तो वहाँ से जो J&K बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा अभी आजकल के दौर में जो देखा जाता है, अभी देखो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ गई है 2014 में, 2010 में या 2016 में जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है, जैसे दूध, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने करीबन 2-3 कुंटल जो दूध है वो खुद ज़ाया हो गई। तो उसके बाद जो मेरा इंस्टॉलमेंट चढ़ा, करीबन 13 हज़ार रुपये मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। जी जी। अब फिर मैं बैंक वालों के पास गया, मैंने उनसे बात की थोड़ा बहुत मुझे रिहेबिलिटेट करो, और महबूबा मुफ्ती जी जो हमारी सीएम में रह चुकी है अभी भी है, उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि आपको रिहेबिलिटेट जो भी आप स्कीम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, बट स्टिल वो अभी पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। जी सर, आप क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? शफी जी बेसिकली एक जो सीएम मैम ने एक मीटिंग ले ली थी लास्ट ईयर 15 मई को, तो वहाँ पर उन्होंने ये बैंक को कहा था कि आप जो कुछ जो इंटरेस्ट है, इनका जो इंटरेस्ट है उसमें कुछ उनको सपोर्ट किया जाए। तो वो उनको कहा, उन्होंने हमसे कहा था कि आप उनमें जो भी पैसा उसमें देना पड़ेगा, थोड़ा उसमें आप मदद करें उनकी। लेकिन क्योंकि वो सरकार में तो टाइम लगता है, लेकिन वो हो रहे, लेकिन उसके बदले में हमने खुद, जो EDI ने खुद एक क्या नाम है, एक जो स्कीम है हमारे पास, दूसरी स्कीम है, उस स्कीम में हमने जितने भी हमारे पास ये बच्चे आए, मतलब बैंक का लोन था, कुछ केसेस में हमने उनको बैंक का लोन लिक्विडेट करवाया जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से चल रही है, उसके तहत हमने उनको नया लोन दे दिया, ताकि उसमें फ़र्क ये था कि जो हम लोन देते हैं सिर्फ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर देते हैं जी। और जो बाकी जो बैंक्स में जो मिलता है ये लोन वगैरह, इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को हमने उसमें अकोमोडेट किया, और शिवी साहब को भी मैंने उस वक्त बताया था, रिक्वेस्ट की थी आप भी हमारे पास आइए, लेकिन क्योंकि उसके कुछ अपनी वजूहत है वो नहीं आ पाया। और जहाँ जहाँ हमको कोई ऐसा नौजवान बच्चा मिलता है जिसको EDI की तरफ से ट्रेनिंग मिली है, EDI के मसातत से उसने यूनिट शुरू किया है, और किसी वो परेशानी में है, उन सब के लिए हमने एक रास्ता ये निकाला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में तो सब माइनॉरिटी ही से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस स्कीम के तहत हम उनको जितना भी पैसा चाहिए वो हम उनको देते हैं। जी सर, आगे और बात करिए। रमीज़, चूंकि आप सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, कि एज जर्नलिस्ट आपको कंटेम्प्रेरी नॉलेज होगी, EDI हाउ फॉर EDI कितना सक्सेसफुल रहा है अभी तक, और इश्यूज क्या हैं? देखिए, जहाँ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो वहाँ करना नहीं चाहिए, बिकॉज वी शुड नॉट बी ऑलवेज क्रिटिकल ऑन द साइड जी। जब से EDI बना है मैंने बड़े करीबी से देखा है, मिला हूँ लड़कों से जो इनकी स्कीम से फ़ायदा उठाते हैं। पहली बात यह है कि EDI से भी काफ़ी सक्सेस स्टोरियाँ निकली है, हमें डिसमिसिव नहीं रहना चाहिए कि जी ज़ीरो हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है एज अ जर्नलिस्ट, जहाँ मैंने पेपर्स के लिए भी स्टोरियाँ की, EDI से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सक्सेस स्टोरी भी निकली है। कम से कम इस डिपार्टमेंट के आने के बाद एक एंटरप्रेन्योर लड़की को ये चाह लगी, रे ऑफ होप मिली जिसे कहा जा सकता है, ऑप्टिमिज्म उसमें आया कि अगर कुछ स्टार्ट करो, कहीं पे ना कहीं मेरा ठिकाना है जहाँ मैं ट्रेन हो पाऊँगा, जहाँ मुझे कम से कम सब्सिडी मिलेगी, कैपिटल मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द EDI स्टोरी कि दिस डिपार्टमेंट इज़ नीडेड। हाँ, हम ये कह सकते हैं इसमें वाइब्रेंसी आनी चाहिए, आज दौर चला है, दिस इज़ द एज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, दिस इज़ द एज ऑफ कोलैबोरेशन। हम ये कह सकते हैं कि EDI महकमे को और भी डायनेमिज्म की तरह और जो कंपनीज भी है, इंडिया इज़ नाउ द हब ऑफ मल्टीनेशनल्स, ये सोच सकते हैं कि जो इनके ताहा जैसे है या ब्रिलियंट दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको टाइप्स कराए या और भी इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। जहाँ तक नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी है, वो चाहे 16 हो 14 का फ्लड हो, वो तो फ्लड और इनके बारे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर से भी मैं मिला हूँ जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जो जैसे मेरे भाई ने ये फरमाया कि JK बैंक के इंटरेस्ट के बोझ तले दबे जा रहे हैं। मेरे पास आए वो 16 में, उन्होंने मेरा घर ठकठकाया, कम से कम इस पे लिखो, हम खुदा ना खास्ता खुदकुशी की कगार पे है, ये इंटरेस्ट रेट हम मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हालात न तो EDI का कसूर था ना तो उन का, तो इसमें बैंकिंग नॉर्म्स को भी देखने के बड़े और एक अहम पुख्ता मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो सोसाइटी में है, जहाँ तक कश्मीरी समाज का, जिसमें मैं भी हूँ, डायरेक्टर साहब भी है, आप भी हैं, हमें
इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अब हमें उस सोच को तर्क करना चाहिए, चलो मैंने ये स्कीम ली तो मैं सब्सिडी लूटूंगा करूंगा कुछ नहीं, उस सोच, ये मैं खाली ईडीआई की बात नहीं करूंगा, ईडीआई से आगे एज अ कश्मीरी सोसाइटी हमको ये सब्सिडी लूटर मेंटेलिटी छोड़नी पड़ेगी, सब्सिडी को फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी लगाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह इस वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। सर इन्होंने बात की, इन्होंने केसेस मेंशन किए, यहाँ बात आती है असेसमेंट फीडबैक की, सपोर्ट सिस्टम की, जो कि जो आप ट्रेनिंग करते हैं बच्चों की, फिर असेसमेंट और फीडबैक कैसे रहता है आपका बच्चों का, क्या सिस्टम है उसका? देखिए ऐसा है कि जो फीडबैक हमको मिलता है लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब एक पेसिमिज्म है लोगों में, ऐसी बात नहीं है। मैकेनिज्म है आज की तारीख तक, मैं बताऊं आपको, आज की तारीख तक हमने करीब 12,000 यूनिट स्पॉन्सर किए अंडर डिफरेंट स्कीम्स। मैंने सीड कैपिटल फंड स्कीम की बात की, उसके बाद 2012 में एक यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम आई जहां पर बैंक हम डायरेक्टली लोन देते हैं, 8 लाख तक लोन देते थे। लेकिन पिछली बार जो पिछले महीने जब ये मैंने बात की सीड कैपिटल फंड का जो ये एनहांसमेंट हुआ है, उसी के साथ साथ यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम में भी एनहांसमेंट हुआ है। उसमें अब पहले टिकट साइज था 8 लाख अक्रॉस द बोर्ड, इनिशिएटिव तो है अक्रॉस द बोर्ड था, लेकिन अब वो 20 लाख तक हो गया है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन फिर भी जो हमारी नौजवान बच्चे हैं, जब तक वो अपने अंदर एक जज्बा पैदा ना करें, एक कमिटमेंट मतलब मैं ये बताऊं आपको कि 12,000 यूनिट्स आज हमने किए हैं, और 2014-15 में जब इस स्कीम का एक मुहासिबा किया गया, इवेल्युएट किया गया, तो वहाँ पर ये पाया गया, क्योंकि हमने नहीं किया, वो एक और डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने ये पाया कि जो ईडीआई के स्पॉन्सर्ड यूनिट्स हैं अंडर दिस सीड कैपिटल फंड स्कीम, उसमें से 84% इवन आफ्टर फ्लड 84% यूनिट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं ऑन ग्राउंड, और 4% यूनिट्स ऐसे हैं जो इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैं, मतलब जो इनको पैसा मिला था लेकिन अभी शुरू नहीं कर पाए थे, तो 4% वो हैं, और 84% सक्सेसफुल यूनिट्स हैं जो ग्राउंड पर है। तो ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं ऐसी स्कीम मिलेगी या ऐसा एक रिस्पांस मिलेगा नौजवानों की तरफ से। लेकिन इश्यूज फिर भी हैं, ये इसलिए कि क्योंकि हमारी कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं, मतलब यहाँ पर कश्मीर में हड़ताल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब इसको हम थोड़ा उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखना चाहिए, ताकि क्योंकि जो लोग कामयाब हो गए हैं वो भी इस हालात हमें उनकी तरफ नजर देकर आगे चलना है। जी सर, ताहा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इन द पार्ट ऑफ ईडीआई, आपने ट्रेनिंग ली है वहाँ से, आपको क्या लगता है जो स्किल्स वहाँ से मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, वो रियल लाइफ में आपको यूज होती है प्रैक्टिकली? इसमें मैं एक चीज कहना चाहूँगा, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें आगे रखना चाहूँगा। एक तो जो हमें थोड़ा ईडीआई का टेलर करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो ट्रेनिंग है हमारी जो ट्रेनिंग है वो डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स करते हैं, वेटरनेरियंस करते हैं, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें। उसके बरक्स हमें फील्ड से एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स लाने चाहिए जो कि 10 साल 15 साल या तो एनिमल हस्बेंड्री में काम कर चुके हैं या पोल्ट्री में काम कर चुके हैं, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस की बात। एग्जैक्टली, थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस है, तो वो आके हमें इस प्लेटफॉर्म पे कुछ कमर्शियल लाइंस पे हमें गाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2, जो हमारा ये जेके बैंक है, जो हमने फाइनेंसिंग एजेंसी रखा है इस ईडीआई के साथ, इससे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपको कश्मीर के हालात पता ही हैं। आफ्टर एवरी 4 years देयर इज एन अनरेस्ट। एक साल में तकरीबन 6 महीने हमारा कश्मीर बंद ही रहता है, तो हमें वेंचर कैपिटलिस्ट्स यहाँ लाने चाहिए बॉम्बे से या दिल्ली से, या स्कीम को कुछ ऐसा मॉडिफाई करना चाहिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे चले, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा बर्डन ना हो। और एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जैसे पारे साहब ने स्टैटिस्टिक्स की बात की, जैसे मैं डेयरी से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी पर्सनल लेवल पे इसमें एक सर्वे किया था, एक रिसर्च पेपर मैंने इसमें बनाया है जो कि पब्लिश होने वाला है इंशाल्लाह। उसमें एज ऑफ 2015 68 यूनिट्स डेयरी के एस्टैब्लिश हुए थे, उनमें से 2015 के फिगर एज ऑफ 2015 68 यूनिट्स, उनमें से सर्वे करके हर किसी एंटरप्रेन्योर के पास जाके उनका सिनेरियो देख के एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू क्या है, तो मेरे ख्याल से उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले जितने की होने चाहिए। हर कोई तकरीबन इज जस्ट ऑन। जी सर, ताहा के पॉइंट्स बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और इनके थ्योरी और प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये कही, जो ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने ये कहा, आपने ताहा जी कब आपने ट्रेनिंग की हमारे पास? मैं सर ट्रेनिंग की 2011 में। 2011 में, आज 2018 है। 2011 से 2018 तक देयर इज सी चेंज इन आवर,
उस वक्त हमारे पास वो सिमुलेशन का कंपोनेंट नहीं था, आज सिमुलेशन का कंपोनेंट भी है। उस वक्त हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स अपने नहीं थे जी, जिनको हमने ट्रेन किया हो। और आज की तारीख में हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा जब तक कि उसमें ईडीआई का ट्रेंड एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आके उनसे बात नहीं करेगा और अपने तजुर्बे शेयर नहीं करेगा। So there has been change in theory and practice. वो तो ऑलरेडी हमने किया है। सर व्हाट अबाउट जेके बैंक? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जेके बैंक के बारे में जो आम तासुर यह है कि जेके बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में उसमें भी काफ़ी चेंज आ चुका है। पहली बात तो ये है कि पहले जब हम ये बच्चों को ट्रेन कर रहे थे तो उनका जो डीपीआर था अगर हम बैंक में भेजते थे, वहाँ से अप्रेजल बन के आता था, फिर हम उनके जो केस है वो जब लास्ट ईयर ये जब ये मीटिंग हो गई 15 मई को, तो उस वक्त जो सीएम मैम है हमारी, उसने बहुत सारी डिसीजन ले लिए। एक डिसीजन ये ले लिया कि जेके बैंक का एक ब्रांच ही ईडीआई में खुले और 10 जुलाई को उस ब्रांच का इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि जो भी वो अप्रेजल होते हैं या बाकी चीज होते हैं वो अप्रेजल भी ईडीआई में ही होंगे, तो उसके लिए सेपरेट वो किया। अब एक मैं पूरी बात करूंगा। अब क्या है कि अब वो कहते हैं कि हमने ये फैसला किया कि जो अब डिसबर्समेंट है कि आपको मतलब आपका केस है वो बैंक के पास जाता था, बैंक फिर अपने ब्रांच पर भेजता था, वहाँ दिक्कत होती थी। अब ये डिसीजन हो गया है कि अब डिसबर्समेंट जो है वो बैंक में ही, एडीआई में ही होगा, बैंक की तरफ से भी, उसी ब्रांच से जो ब्रांच हमारे पास है। तो उसके लिए बैंक ने हमको ये कहा कि उनको तकरीबन 20, 30, 40 लोग वहाँ पोस्ट करने पड़ेंगे। हम उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, शुरू हो गया है। अब हर जो काम है बैंक रिलेटेड आपको ईडीआई से बाहर जाना नहीं पड़ेगा आज की तारीख में, आफ्टर सम टाइम। जी सर, सर्वे की उन्होंने बात की। सर्वे की बात ये जो चूंकि उन्हें किया होगा, सर्वे कहता है कि जितना सक्सेसफुल नहीं है, मतलब ये डेयरी की बात सक्सेसफुल नहीं है। देखिए आज की तारीख में अगर आपको सही मायने में अच्छा दूध मिलेगा 50 रुपये में भी आप खरीदोगे। जी सर, कोई आज पैसा है लोगों के पास लेकिन उनको प्रोडक्ट चाहिए, सही प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। और ये कहना कि अब मसला ये है कि हालात ख़राब थे, बाकी चीज़ थे, लेकिन जो दूध का जो ये होता है ना, ये लेन देन या इसका ये होता है, तिजारत होता है, उसमें कभी कहीं कमी नहीं रही। कहीं ना कहीं कमी है हमारी कमिटमेंट में, हमारे पैशन में। क्योंकि आई विल शो यू, मेरे पास इतने ऐसे यूनिट्स हैं, सैकड़ों यूनिट्स ऐसे जो डेयरी में है, पोल्ट्री में है, जिनका लाखों में आज हर महीने कमाते हैं। मैं आपको दिखा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल एक टीम आई थी, वो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो एमडी थे वो खुद आए थे। वो खुद गए यूनिट्स पर, काजीगुंड गए, अनंतनाग गए, बड़गाम गए, बहुत सारी जगहों पर गए, और उसको ये लगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो उनकी स्कीम है, जो खासकर डेयरी और पोल्ट्री में है, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल कहीं नहीं है जितने हमारे कश्मीर में है। ओके सर। सर जी रमीज, आपका क्या पॉइंट है? मेरे ख्याल से जहाँ ईडीआई का अहम रोल बनता है, जैसे कि सर ने खुद बताया कि कितना ये कर रहे हैं स्कीम्स के रिलेटेड, इनको और भी तबकों की तरफ डाइवर्सिफाई करने पड़ेगी अपनी स्कीम्स। लाइक हम कहते हैं डेयरी की बात, अब ये है कि पोल्ट्री डेयरी की बात करते हैं। इवन मीडिया इज अ सेक्टर इन द वर्ल्ड नाउ डेज। ऑनलाइन का आप देखिए कितना हो रहा है, फैशन डिजाइनिंग, आईटी, इसकी तरफ ये अगर हम जैसे रिलेट, मैं ये कहता हूँ इवन वी पीपल आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय दिस अनरेस्ट। ये नहीं कि खाली डेयरी, हमको भी अपने तरीके से, जब यहाँ 20 दिन नेट बंद रहता है तो एक मीडिया वाले वेंचर को भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इनको सोसाइटी के दूसरे सेक्शन से भी फीडबैक मिलना पड़ेगा। अगर ये हम जैसे जर्नलिस्ट भी कि आपके मीडिया में क्या किया जा सकता है जिससे आप 30 लोगों को और रोजगार दे, क्योंकि अल्टीमेट एम तो ईडीआई का यही है कि सोसाइटी का गुड हो थ्रू नोबल प्रोफेशन। जी शफी साहब, आपका क्या? दूसरी बात ये है कि अभी जो हमारे जर्नलिस्ट साहब कह रहे हैं, आप साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है, हर कोई, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो कोई और यूनिट हो, इसमें क्या है कि हमारा मंथली बेसिस पे सैलरी जो है, मतलब जनरल वो आ रहा है, इंसेंटिव जो है वो आ रहे हैं मंथली बेसिस पे। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मंथ से पहले, मंथ खत्म होने से पहले हमें इंस्टॉलमेंट भरने पड़ते हैं। और बैंक ने भी काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट किया, लेकिन बैंक ने भी हमें कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। पहले कुछ कहते लेकिन करते कुछ और बाद में किसी के। पहली बात जो इन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जो ये बाकी सेक्टर से बेसिकली हमारी जो जितनी भी स्कीमें हमारी हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हमारी स्कीम्स हैं सेक्टर न्यूट्रल।
वी डोंट आस्क फॉर एनी स्पेसिफिक सेक्टर कि आप इसमें काम करो। हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं जो वो काम करना चाहते हैं जिसके बारे में आपने नहीं सोचा हो, मैंने नहीं सोचा हो, दे आर फ्री टू डू, दे आर फ्री टू डू इट। उसमें कोई सर इवन सिनेमेटोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, कोई भी हमारे पास इतने फैशन डिजाइनिंग में इतने यूनिट्स आए हैं, बहुत सारे आए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं, सर्विस में आए हैं, बहुत सारी। डायरी पोल्ट्री एक मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो 12,000 यूनिट्स हैं, 12,000 यूनिट्स में मुझे लगता है कि 1,000 के करीब होगा डायरी पोल्ट्री, बाकी 11,000 यूनिट्स जो है वो बाकी। जी सर, आपके जम्मू में भी यूनिट्स है, रीजनल सेंटर है, लद्दाख में भी है, कश्मीर में भी। तो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहती हूँ, अगर आप इसमें करना चाहते हैं, अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप EDI से कंसल्ट कीजिए। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जो कोर्स आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ताहा मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या रहेंगे आपके हमारे नाज़रीन के लिए? मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ या छोटा सा कि जो एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूँगा थोड़ी सी अवेयरनेस स्पीड अप करनी पड़ेगी। अवेयरनेस पार्ट अभी भी सोसाइटी में लैगिंग है, जो मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज़ अवेयरनेस इज द की टू एवरीथिंग। ताहा क्या रहेगा? मेरे कुछ सजेशंस हैं इन रिगार्ड टू मेरा जो एक्सपीरियंस है। नंबर 1, ब्रीफ एंड क्रिस्प प्लीज, ये कि इसमें कुछ मॉडल यूनिट्स EDI को बनाने चाहिए प्रैक्टिकल लाइंस पे, हर एक सेक्टर में एक यूनिट जो कि प्रैक्टिकली ये मॉडल यूनिट्स हों, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस है। नंबर 1। नंबर 2, परेश साहब ने कहा JK बैंक का, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडिंग तो ठीक है, लेकिन जो मैकेनिज्म है, जो स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर होता है फिर उसको बैंक की लायबिलिटी चढ़ जाती है, इसमें थोड़ा चेंज आना चाहिए। फाइनेंसिंग एजेंसी में थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और द मोड ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, और तीसरा मॉडल यूनिट्स एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। थैंक्स अ लॉट। जी आपका क्या दूसरी बात ये है कि अभी जो मैंने ग्रीवेंस की बैंक के ऊपर, अब इससे जो मेरे मनफी असरात जो है वो आने वाले यूथ के ऊपर पड़ेगा, तो मैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डरो मत। जी जी जी। आप आपके अंदर आप अपने अंदर वो मतलब अपने अंदर हुनर लाओ, आप आ जाओ सामने। अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमने और अपडेशन की है इसके ऊपर रिलेटेड, हमने अपडेशन की है। बैंक वाले बैंक का जो शाख है वो अपने अंदर यूनिट के अंदर अपने मतलब जो JKED के अंदर ही खोला है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप डरो मत, आ जाओ, अभी देखो। अभी रमीज मुख्तसर से आपका क्या कंक्लूजन रहेगा? मेरा यही है कि पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, सोसाइटी को आगे चल के साथ देना पड़ेगा, तभी EDI भी चलेगा। जी सर, आपके कंक्लूजन और मैसेज क्या रहेगा हमारे नाज़रीन के लिए? बस ये नौजवान जो मैं मोहम्मद शफीक जो यहाँ पर हम मेरे अजीज हैं यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं के बात को आगे मैं लेके चलूँगा कि जो भी नौजवान में आज की तारीख में जो 2009 में या 10 में हमने शुरू किया था, आज की तारीख में हम बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। नौजवानों को सामने आना चाहिए। हाँ, दिक्कतें होंगी इसमें, तो ये क्योंकि जो लाइफ है, जिंदगी है, बता स्ट्रगल है, पार्सल ऑफ दिस होल गेम, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द रूल गेम। थैंक यू सर। ताहा, शफीक, रमीज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, हमें प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई, अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर से मुलाकात एक नए ताज़ा शुमारे के लिए। तब तक खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।